हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे बच्चे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। आज से बच्चे आगाज़ बैच के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि CHSL CGL की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों का GS का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो चुका है और अब बारी है तो बच्चे मैथ के प्रैक्टिस सेट की बारी है। अगर मैं बात करूं बच्चे पैटर्न की, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस बार जो है CGL की बात हो चाहे CHSL की बात हो, प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रखा है। तो प्री पर तो मेरिट हम लोगों की बननी नहीं है। सारा जो खेल है मेरे दोस्त वो है मेंस का खेल है। और मेंस में अगर मेंस का ही सारा खेल है तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो वाकई में बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत शानदार कहूँ तो अगर अच्छे बच्चे, अगर कंपटीशन में बच्चों को बाहर करना है तो उन्हें पेपर का लेवल तो बनाना होगा। उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का कलेक्शन लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अगर बात करूं बच्चे मेंस की बात करूं तो चाहे वो CGL का पेपर हो चाहे वो CHSL का मेंस हो, हम लोगों के मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। तो आप लोग मान के चलिए कि अगर हम अभी से इस प्रैक्टिस सेट को बहुत शानदार तरीके से लेते हैं तो हर क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से होगा। तो बस कुल मिला के आप लोगों को डिसाइड ये करना है कि मुश्किल चीज़ों से घबराना नहीं है। वो समय गया बच्चे जब हम लोग प्री के बेस पर हम लोग मेरिट को क्वालिफाई कर लेते थे, मेरिट को पार कर लेते थे और जॉब ले लेते थे बच्चे। अब जो है सारा खेल मेंस का है और मेंस में इतने बच्चों को बाहर करना, लिमिटेड सीटों के बावजूद फिर इतनी बच्चों को बाहर करना बच्चे, तो उनके लिए उन्हें शानदार पेपर बनाना होगा। और शानदार पेपर को अगर हम लोग पार करना चाहते हैं तो शानदार ही तैयारी हम लोगों को करनी होगी। तो ज़्यादा बात ना बनाते हुए बस मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आज से ही ये आप लोग निश्चय कर लीजिए, ये संकल्प ले लीजिए कि लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम हम लोगों का नहीं हो जाता है तब तक हम लोग शानदार तरीके से इस चीज़ को कर रहे होंगे। ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेहतरीन 30 क्वेश्चन बच्चे हम लोग कर रहे होंगे और इन 30 क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप उस पर सर्किल मार्क कर लीजिए और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर जो है वो क्या रहा है। धीरे धीरे हम लोग तैयारी में आगे बढ़ते रहेंगे और शानदार अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं बच्चे आज के पहले प्रैक्टिस सेट से। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं। बस आप शुरुआत करो और इस बार जो है हमें हर हाल में CHSL प्री हो या मेंस हो बच्चे, हर हाल में हमें इस बार क्रैक करना है। तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त थम्स अप करेंगे जो लास्ट तक, और बिल्कुल लास्ट तक जब तक प्रैक्टिस सेट होंगे तब तक जो बने रहने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। सबसे पहले मैं बात करूं तो तेजस सीरीज के बारे में आप लोगों को पता चल ही चुका है। 8 तारीख से हम लोगों की तेजस सीरीज स्टार्ट हो रही है और टारगेटेड किसके लिए है बच्चा? CHSL और CGL के लिए टारगेट है। इसमें जो सबसे पहली क्लास होगी वो मेरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक की क्लास कर रहे होंगे बच्चे। शानदार तरीके से हम लोग 12 घंटे की इस क्लास को कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो ये बाकी का शेड्यूल है। स्टैटिक जीके आपकी नेक्स्ट सैटरडे 14 जनवरी को होगी। संडे में बच्चे इंग्लिश की वोकेबलरी पार्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों का ज्योग्राफी और संडे रीजनिंग। इसी तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिए, यही शेड्यूल जो है हम लोगों का रहने वाला है। ठीक है दोस्त, शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त। शानदार तरीके से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद मुझे जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 4:1 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां जो हैं वो स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्त, कितना होगा।
तो आप लोगों को शुरुआत में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 4:1 दिया है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दोस्त यहां 0 बढ़ा लीजिए। तो मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या 40 है और लड़कियों की संख्या जो है वो 10 है। अगर 75% लड़कों को बच्चा स्कॉलरशिप मिलती है तो 25% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी, यानी कि जो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है अगर मैं उनकी संख्या पूछूं तो आप कहेंगे 10 ऐसे लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है तो बच्चे 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी, तो आप लोग बताएंगे कि 3 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब उसने पूछा है टोटल ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें स्कॉलरशिप बच्चे नहीं मिलती है। तो टोटल की संख्या देख लो, 10 लड़के और 3 लड़कियां, तो टोटल कितने हो गए दोस्त, तो आप कहेंगे 13 टोटल हैं। कितने में से, 40 और 10 50 में से, तो 100 में से कितना, आप कहेंगे 26% लोग ऐसे हैं, 26% लोग ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट अभी एक साइंटिफिक का पेपर हुआ है बच्चे, असिस्टेंट का पेपर हुआ है जो एसएससी ही कराती है, उसमें ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति ने 930 किलोमीटर की दूरी जो है वो 15 घंटे 30 मिनट में तय की है। बहुत बढ़िया। पहले 8 घंटों के दौरान उसकी औसत चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले 8 घंटे जो है वो इस गति से चलता है मेरे दोस्त। अगला पड़ाव, यात्रा का अगला पड़ाव 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया दोस्त। समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने और 3 घंटे के लिए अपनी चाल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दिया। यदि अंतिम 1.5 घंटे के दौरान उसकी चाल की गणना कीजिए यदि वो सही समय पर पहुंचना चाहता है। तो मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, अगर वो 8 घंटे 45 के हिसाब से चला है तो बच्चे 45 के हिसाब से 8 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो आप कहेंगे 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 हो जाएगा, यानी 360 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। उसने कहा है यात्रा का अगला पड़ाव 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 3 घंटे में क्या उसने 180 किलोमीटर की यात्रा तय की होगी। बहुत बढ़िया। आगे का है समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने 3 घंटे के लिए अपनी चाल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। बहुत बढ़िया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया बच्चे 3 घंटे के लिए, तो क्या यहां 270 किलोमीटर की यात्रा की होगी। बहुत सुंदर। अगर मैं बच्चे टोटल देखूं कि टोटल कितनी यात्रा वो कर चुका है, तो आप कहेंगे 8 और 6 14 और 7 21 को 1 हासिल 2, 3 2 5 और 1 6 2 8, 810 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुका है। और टोटल उसे जाना कितना है, यानी उसे 930 किलोमीटर जाना है और उसमें से 810 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुका है, तो बची कितनी, 930 में से 810 जाएगा तो 120 किलोमीटर की यात्रा अभी बची हुई है। उसने कहा है अगले 1.5 घंटे के दौरान ये यात्रा हम लोगों को तय करनी है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए, तो समय आप लोगों को 1.5 घंटे दिया हुआ है और दूरी आप लोगों को 120 दी है, तो दूरी को अगर समय से विभाजित करोगे तो बच्चे चाल निकल के आप लोगों के सामने आ जाएगी, यानी शेष यात्रा जो है अगर वो 1.5 घंटे में तय करना चाहता है तो उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा शानदार था, लेकिन हम लोगों की मेंटलिटी क्या होती है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग घबरा जाते हैं। दोस्त वही चीज हो गया, खोदा पहाड़ निकली चूहियां, एक शानदार सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन जिसमें ना कोई कैलकुलेशन थी ना कुछ था बच्चे, आसान तरीके से हम लोग इसका आंसर दे आए।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बच्चा हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। अभी जस्ट 10 दिन पहले का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सीन 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 26,200 रुपए की राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी को क्यू से 20% कम प्राप्त होता है। पी को क्यू से 20% कम। अगर मैं 20% की बात करूं बच्चे, दोस्त 20% की बात करता हूं तो 20% का मतलब क्या है, 1/5 होता है। यानी अगर बच्चे P और Q की बात करता हूं तो उसने कहा है P को Q से 20% कम प्राप्त होता है। अगर Q को 5 मिलता है तो P को 1 कम क्या 4 मिलता होगा। आगे कहा है Q को R से 10% कम प्राप्त होता है। 10% की अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछता हूं तो आप बताएंगे 1/10 हो जाएगी। तो Q को R से 10% कम, तो अगर इसको 10 मिलता है तो 1 कम क्या इसको 9 मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखिए बच्चा, आप लोग क्या करेंगे, इसको जगह को 5 से भर दो और इस जगह को मेरे दोस्त 9 से भर दो। आप लोग देखेंगे इसको जो मिलेगी राशि वो 36 रुपए मिलेगी, इसको जो राशि मिलेगी वो 45 रुपए मिलेगी और इसको जो राशि मिलेगी वो 50 रुपए मिलेगी। ये बात में कोई दिक्कत है। उसने कहा क्या है, पी के भाग और क्यू के भाग के बीच का अनुपात क्या होगा। आपको इस वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी आप लोगों से रेशो पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से बच्चा परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्टली इसका यहां से रेशो निकाल लेंगे। उसने कहा क्या है, उसने कहा है P और Q के भाग के बीच क्या अनुपात है। तो P का भाग कितना है, 36 दिया हुआ है। Q का भाग कितना है दोस्त, 45 दिया हुआ है। दोनों का रेशो पूछा है तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब दोस्त 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्लास डेली होगी मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए बच्चे। हाँ, 26,300 जो था वो केवल डराने के लिए था। आप लोगों को रेशो में और परसेंटेज में इन चीजों की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। सीआरपीएफ की क्लास कल से स्टार्ट होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4 और 6 जो है वो शेषफल बचता है। जब भी आपसे संख्या के बारे में जानकारी मांगी जाए तब हमेशा आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्त ध्यान से समझिए, अगर मैं सबसे छोटी संख्या की बात करूं, मैं इसे मान लेता हूं तो 8 सत्ते 56 होता है, 1 बजेगा, जबकि उसने कहा है 2 बचना चाहिए, तो ये तो जवाब नहीं होगा। 8 सत्ते 56, 4 बचेगा बच्चे, यहां पे 60 है बच्चे, ये 4 बच रहा है, यहां बचना 2 चाहिए था, ये भी जवाब नहीं होगा। ये जो है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 114 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने ऑप्शन से चेक किया, 8 से ही डिवाइड करके देखा तो 8 से ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो आगे का चेक हम लोग करेंगे क्यों। हमने देखा कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो 8 से ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हमने क्या कर दिया, फिर चौथे ऑप्शन को चेक ही नहीं किया, डायरेक्टली हम लोगों ने आंसर को टिक कर दिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्व कराओ बच्चे, उसके लिए मैंने बैच में बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ कराया। वैसे है तो कुछ भी नहीं, किससे डिवाइड करना है तो आप कहेंगे 8, 10 और 12 से डिवाइड करना है। शेषफल कितना बचता है तो 2, 4 जो है और 6 शेषफल बचता है, तो आप इसका अंतर कर लो। यहां पे जो है आपके सामने कॉमन संख्या निकल के आएगी, आपके सामने कॉमन संख्या निकल के आएगी। दोस्त आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लो जो इनसे डिवाइड होती हो।
वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होती हो, तो आप क्या करेंगे बच्चा, इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 120 आ जाएगा। यानी इन तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो 120 होगी। लेकिन उसने अलग अलग शेषफल के लिए बोला है ना दोस्त। जब वो अलग अलग शेषफल के लिए कहता है तो हमें एक कॉमन संख्या को घटाना होता है। ये जो कॉमन संख्या आपके पास आई है ना, इसको घटाना होता है तो ये वो संख्या आ जाएगी, ये वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जिसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, जिसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और जिसे 12 से डिवाइड करेंगे तो दोस्त 6 बचेगा। ठीक है, जब अलग अलग शेषफल के लिए वो आपसे कहता है तो इस कॉमन संख्या को एलसीएम में से बच्चे घटाना होता है, और जब वो एक ही शेषफल के लिए कहता है तो एलसीएम में उस कॉमन संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। रोज कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि दो ट्रेनें समान चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। बच्चा, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, दोनों समान चाल से, यानी ये एस से चल रही है तो ये भी एस से चल रही है, और दो ट्रेनें समान चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है वो 110 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ये भी 110 मीटर की है, ये भी 110 मीटर की है। यदि वे एक दूसरे को 11 सेकंड में पार करती हैं तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी? बच्चे, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। तो दोनों की चालों का योग कर देंगे तो एस और एस कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या होगा? दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी तो 110 और 110 कितने हो जाएंगे? 220 हो जाएंगे। अपॉन में समय कितना है? 11 दिया हुआ है। 11 से काटेंगे तो दोस्त 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, यानी चाल जो आ जाएगी वो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। एक शानदार सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, पूरे 30 क्वेश्चन को मैंने मेंटेन किया है। उसमें आसान क्वेश्चन भी डाले हैं, आसान क्या बहुत आसान क्वेश्चन भी डाले हैं, और उसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रात आई है तो दिन भी आएगा, और अगर दिन आया है तो रात भी आएगी। रात मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो उनसे घबराना नहीं है। आप इन क्वेश्चन में जो टाइम कम ले रहे होंगे वो आगे आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है। एक बार इसे आराम से पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कुछ ही चैप्टर हुए हैं, कोई बात नहीं बच्चे, मैं उसी तरीके से समझा रहा हूं जहां आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दो रेखाएं पीएस और क्यूआर यू पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को काटती हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी दोस्त। ठीक है, और एक रेखा जो है वो पीएस है, मैंने इसको नाम दे दिया पीएस नाम दे दिया, और एक रेखा को नाम दे दिया दोस्त क्यूआर, एक रेखा को नाम दे दिया क्यूआर। ठीक है, कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? यू पर प्रतिच्छेद करती हैं, यू पर इंटरसेक्ट करती हैं। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। जिससे दो त्रिभुज बनते हैं, एक तो पी यू क्यू बनता है बच्चा, एक तो ये वाला त्रिभुज बनता है पी यू क्यू बनता है, और एक त्रिभुज एस यू आर बनता है, एस यू आर ये वाला त्रिभुज बन जाता है। बहुत खुशी की बात है। यदि एंगल पी क्यू यू ये वाला कोण जो है आप लोगों को 50 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लोगों से कहा है पी क्यू बराबर आर एस के है, ये दोनों जो लेंथ हैं वो बराबर दी हुई है, और पी क्यू पैरेलल भी है आर एस के बच्चा, तो एस आर क्यों आप लोगों से पूछा है, ये वाला कोण आप लोगों से पूछा है। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर बच्चे ये दो समांतर रेखा हैं, ये दो पैरेलल लाइन है,
और आप लोगों से कहूं कि बच्चे ये जो है ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। अगर कहीं भी आपको जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आए ना, ये जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, तो ये वाला जो कोण होता है वो इस वाले कोण के बराबर होता है। कोई पूछे आपसे किस प्रॉपर्टी से होते हैं, तो आप कहेंगे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से होते हैं? अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मैंने कहा कि ये दो जो हैं वो समांतर रेखाएं हैं, ये दो जो हैं वो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, तो क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कि बच्चा ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी? और ट्रांसवर्सल लाइन में अगर आप लोगों को जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ जाती है, तो ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा। मैं बस आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एडवांस इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ बैठे हैं। एडवांस इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ बैठे हैं। एडवांस बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 7? एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 25 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है, औसत वजन जो है वो 62 किलो था। बहुत बढ़िया बात है। 25 विद्यार्थियों का जो औसत वजन उसने दिया हुआ है बच्चे, वो 62 किलो आप लोगों को दिया हुआ है। आगे क्या कहा है उसने? बाद में पता चला कि 52 किलो की जगह 42 किलो की एंट्री दर्ज की गई। रॉन्ग की बात कर लेता हूं, राइट की बात कर लेता हूं। यानी 52 किलो की जगह, राइट तो 52 किलो था और दर्ज कितना कर दिया है बच्चे? 42 किलो की एंट्री कर दी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही यह भी पता चला कि गलती से 2 बार 55 किलो वजन जो है वो दर्ज किया गया। 2 बार था तो बच्चे 1 बार, राइट तो 1 बार था, और दर्ज कितनी बार कर लिया है? 2 बार जो है वो 55 को काउंट कर लिया है। ऐसा ही तो हुआ है। यानी हकीकत में जुड़ना तो चाहिए था बच्चा 107, हकीकत में जुड़ना तो चाहिए था 107, लेकिन जोड़ कितना दिया है? 5 5 10 और 2 12 को 2 हासिल 1, 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा। यानी जोड़ कितना दिया है? 152 जोड़ दिया है। हमने 45 ज्यादा जोड़ दिया है ना। जुड़ना तो 107 चाहिए था, जुड़ कितना गया? 152 गया। क्या 45 ज्यादा जोड़ दिया? क्या हमें औसत में से 45 घटाना होगा, योग में से 45 घटाना होगा? अगर मैंने 45 घटाना है तो उस 45 को 25 विद्यार्थियों में बांट दो, कितना कितना पड़ेगा? आपने कहा 5 नाम 45, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, क्या 1.8 औसत जो है वो ज्यादा जोड़ दिया है। अगर मैं सही औसत निकालना चाहता हूं, अगर मैं सही औसत निकालना चाहता हूं तो बच्चे ज्यादा जुड़े हुए माध्य को मुझे घटाना होगा। अगर मैं सही औसत निकालना चाहता हूं तो जो ये मैंने 1.8 फालतू जोड़ा था इसको इसमें से घटाना होगा, तभी तो मेरा सही औसत आएगा। अगर 62 में से 1.8 को मैं घटा दूं तो मेरे दोस्त 60.2 जो है वो मेरा नया औसत आ जाएगा। 60.2 जो है वो मेरा बिल्कुल सही औसत आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया? जुड़ना तो 107 चाहिए था, लेकिन जोड़ गलती से 2 बार 55 दिया, जोड़ दिया उसमें 152, वो 45 फालतू जोड़ दिया है। तो औसत कितना फालतू जोड़ दिया? तो 45 का औसत निकाला तो संख्या से डिवाइड कर दिया, यानी 1.8 में फालतू जोड़ चुका हूं, तो जस्ट इस औसत में से 1.8 को हम लोग घटा रहे होंगे। ठीक है, तो सही औसत क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 60.2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चे, फटाफट बताइए। एक शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइए किसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन ने? कहा है सुपारी बनाने का एक ऑर्डर 3 पुरुष या 4 महिलाएं द्वारा
40 दिन में पूरा किया जा सकता है। अगर 3 पुरुष करेंगे तो भी 40 दिन में करते हैं और 4 महिलाएं करेंगी तो भी 40 दिन में करती हैं। क्या 3 पुरुषों का काम जो है वो 4 महिलाओं के बराबर होगा? बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं इफिशियंसी का रेशो निकालना चाहता हूं, कार्य क्षमता का रेशो निकालना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे बताओगे दोनों की कार्य क्षमता का रेशो जो आएगा वो बच्चे 4/3 आएगा। जैसे ही आपके पास कार्य क्षमता का रेशो आए, आप लोग टोटल काम निकाल लो कि वास्तव में टोटल काम है कितना। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में पूरा करती हैं। तो एक पुरुष 4 काम करता है तो 3 पुरुषों ने 12 काम किया होगा एक दिन में, और 40 दिन में खत्म करते हैं तो बच्चा क्या टोटल काम इतना हो गया होगा। अब ये देख लो, ये टोटल काम जो है ये कराना किससे है। उसने कहा है मेरे दोस्त 7 पुरुष और 6 महिलाएं, 7 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में करेंगी। एक पुरुष 4 काम करता है तो 7 पुरुष जो है वो 28 काम करेंगे। एक महिला 3 काम तो 6 महिला जो है वो 18 काम करेंगे। यानी एक दिन में होने वाला काम जो होगा वो 40 हो जाएगा। तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में निबट जाएगा? आप लोगों का जवाब होगा 12 दिन में निबट जाएगा। आप लोगों का जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? 12 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर उसने कहा है 7 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो सवाल का जवाब जो होगा वो 12 दिन होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक रेशो का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बच्चे जिनको भी देखो, पहले से ही मैं 2 बार समझाता हूं, लेकिन अगर फिर भी समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप लोग उस क्वेश्चन पे ना सर्किल मार्क कर लिया कीजिए और उस क्वेश्चन को बाद में आप लोग देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके चक्कर में आप लोग आगे के क्वेश्चन भी छोड़ दोगे। और ऐसा भी नहीं है बच्चे कि मैं हर बच्चे को सेटिस्फाई कर पाऊं, हर बच्चे को मैं 3-3 4-4 बार बता पाऊं। वो आप लोग भी समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। 2 संख्याएं x और y का मध्यानुपाती 26 है। बच्चे एक बात मुझे बताओ, अगर x और y 2 आपके सामने संख्या है, इन दोनों का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा करके जस्ट वर्गमूल निकाल देंगे। ये क्या इन दोनों का मध्यानुपाती होगा? वो कितना दिया हुआ है? मध्यानुपाती जो है वो 26 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप लोग स्क्वायर करिए। स्क्वायर क्यों करेंगे? इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 676 हो जाएगा। यानी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 676 आ चुकी है। उसने कहा यदि y जो है x का 4 गुना है, y जो है x का 4 गुना आप लोगों को दिया हुआ है, तो y की जगह क्या लिख दीजिए? 4x लिख दीजिए। ये x पहले से है, 4x की गुणा x में होगी तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू बच्चा 676 हो जाएगा। यहां 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 नाम 36 होगा। x स्क्वायर है तो इधर बच्चे अंडर रूट लग जाएगा, तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो उसने x का मान आप लोगों से पूछा है, तो x का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? x का बिल्कुल करेक्ट मान जो होगा वो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? x का बिल्कुल सही मान 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1 लाख के मूलधन के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, जबकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है। मेरे दोस्त अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अब बच्चे हर 6 महीने पे ब्याज दिया जाता है। अगर हर 6 महीने पे ब्याज दिया जाएगा तो क्या 1 साल में 2 बार ब्याज दिया जाएगा?
अगर पूरे साल की ब्याज दर 12% है तो बच्चे 6 महीने की ब्याज दर 6% और अगले 6 महीने की ब्याज दर जो रहेगी वो 6% रहेगी। अगर बच्चे पूरे साल का मैं समतुल्य दर निकालना चाहता हूं, इक्विवेलेंट रेट निकालना चाहता हूं, तो आप लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रेट जो है आप लोग इससे निकाल सकते हैं। क्या यही तरीका होता है इक्विवेलेंट रेट निकालने का? बच्चे पहली एक्स की वैल्यू 6 दी हुई है, दूसरी एक्स की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 6 की 6 में गुणा करेंगे तो 36/100 हो जाएगा। ये 0.36 12.36% जो रहेगा वो पूरे साल का ब्याज रहेगा। जिसे हम लोग 12 मान के चल रहे थे वो 12 नहीं होगा, 12.36 जो रहेगा वो इफेक्टिव रेट रहेगा। क्या होगा बच्चा? इफेक्टिव रेट हो जाएगा। यानी अगर मैं 1 लाख रुपए का बच्चे 12.36% निकाल दूं तो पूरे 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 12,360 रुपए ब्याज निकल के आ जाएगा। 12,360 रुपए ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर उसने ब्याज पूछा होता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, तो सवाल का जवाब 12,360 होता। लेकिन दोस्त उसने अमाउंट पूछा है, उसने मिश्रधन पूछा है, तो हमें मूलधन में जोड़ना होगा। 1 लाख रुपए मेरा मूलधन था, ब्याज मेरा 12,360 हो गया, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा? 112,360, यानी 1,12,360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक शानदार सा क्वेश्चन, एक बच्चे शानदार सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार जिसे कहा जाता है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि y/x जो है वो इतना इतना दिया हुआ है तो y² + x² का मान ज्ञात कीजिए, y² - x² का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों के समझ में एक चीज आ रही होगी कि यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ जो है वो स्क्वायर वाली टर्म बन रही होंगी। ठीक है, आपने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। बच्चे y का स्क्वायर करेंगे तो y² बन जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे बच्चा, a + b का होल स्क्वायर कर दो, a - b का होल स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? a² प्लस का 7 का स्क्वायर b² हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी 7 दूनी 14b बन जाएगा। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर से आपने खोल दिया। नीचे देखेंगे बच्चा, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस का b² माइनस का बच्चे 7 दूनी 14b हो जाएगा। क्या यही हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को दिख रहा है बच्चा, एक चीज दिख रही है कि ऊपर वाले में नीचे वाला जुड़ रहा है, y² + x² हो रहा है और यहां क्या है? y² - x² हो रहा है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, आपने योगांतरानुपात पढ़ा होगा, यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है मेरे दोस्त कि आप ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? आप कहेंगे y² + x² बनेगा। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दीजिए। जो आपने बच्चा लेफ्ट हैंड साइड किया है वही राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। आपको ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़नी होगी तो 14b से 14b कट जाएगा। 2b² प्लस का बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? 2b² + 49 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली को जोड़ रहे होंगे तो 14b से 14b कट जाएगा। यहां 2 बार b² आएगा, 2 बार 49, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अगर बच्चे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो b² में से b² कट जाएगा, 49 में से 49 कट जाएगा, 14 और 14 28b बच जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? एक शानदार सा प्रश्न, शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था मेरे दोस्त। उसका जवाब जो है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है,
अभी जस्ट कुछ दिन पहले पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे। बेहतर है कि आप लोग इन चीजों को सीख लो। मुझे कैसे पता चला कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है? क्योंकि बच्चे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जुड़ के यहां लिखा था, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा के यहां लिखा था। ऐसा तभी पॉसिबल है, ऊपर वाली में नीचे वाली जुड़ेगी, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटेगी, जब हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेना बच्चे, योगांतरानुपात हिंदी में इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, यहां इस क्वेश्चन को रखता हूं। बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि वृत्ताकार बेलन के आकार के एक स्टील के पात्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। 7 सेंटीमीटर दी हुई है दोस्त, तो उसने आर की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा है ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। आगे कहा है पानी को स्टोर करने वाले एक अपेक्षाकृत बड़े प्लास्टिक कंटेनर का आयतन जो है वो इतना दिया हुआ है। प्लास्टिक कंटेनर को भरने के लिए स्टील के पात्र का उपयोग करके पानी को कितनी बार डालना है, ये आप लोगों से बच्चा पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअल में है क्या कि आपके पास एक पानी का बड़ा सा कंटेनर है जिसमें इतना पानी आ सकता है, ये पानी का आयतन दिया हुआ है, और आपके पास एक छोटी बाल्टी है, स्टील का पात्र है जो बेलनाकार के फॉर्म में है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो आपसे कहा है कि ये बर्तन, कितने बर्तन भरे जा सकते हैं जिससे कि ये पूरा बर्तन भर जाए, कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, आप लोगों का 3D जब चलेगा, सुबह के बैच में मैं करा रहा हूं, तो उसमें मैं एक चीज बताऊंगा। जब भी एक चीज से दूसरी चीज हम लोग बना रहे होते हैं तो दोनों के आयतन जो हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों के वॉल्यूम जो हैं वो इक्वल होते हैं। या फिर जब भी एक चीज से दूसरी चीज भर रहे होते हैं तो जिस चीज से भर रहे होते हैं उसका आयतन जो होता है, जिस चीज को भर रहे होते हैं उसके आयतन के बराबर होता है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, ये बेलनाकार बर्तन था, मुझे नहीं पता कि कितने बेलनाकार बर्तन को भरा जाएगा, तो मैंने मान लिया कि n बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा, n बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा इसमें भरा जा रहा है तो इसके आयतन के बराबर होगा। अभी बता के आया हूं दोनों का आयतन बराबर होगा। किसको भरा जा रहा है? इस बर्तन को भरा जा रहा है। किससे भरा जा रहा है? इस बर्तन से भरा जा रहा है, तो इसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। हो गया क्वेश्चन बच्चे। ये n की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। इस बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? इस बेलन की त्रिज्या 7 का स्क्वायर 49 होगा। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। और इधर क्या दिया हुआ है? 11,088 वाले बर्तन को हम लोगों को भरना है। तो कितने बर्तन भरे जाएंगे, बस ये आपसे पूछना चाह रहा है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त, यहां से काटो, 7 से काटोगे 7 बार कटेगा, 7 से काटो, 7 एकम 7 होगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 चौक 28 होगा। यहां से काटेंगे बच्चे, 12 एकम 12 होगा, 3 बचेगा, 12 तिया 36 होगा, 2 बचेगा, 12 दूनी 24 होगा, और 22 से काटेंगे मेरे दोस्त, 22 छिक्का 132 हो जाएगा। यानी कितने बर्तनों की जरूरत पड़ेगी? हमें 6 बार बर्तन उड़ेलने की जरूरत पड़ेगी, हमारा ये वाला बर्तन जो है वो पूरा भर जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे। देखो एक्चुअल में था क्या, एक बेलनाकार बर्तन था, ये एक ऐसा बर्तन था और ये एक ऐसा बर्तन था, ठीक है। इसका आयतन जो है वो 11,088 आप लोगों को दिया हुआ है, और इस बर्तन से ये वाला बर्तन जो है वो भरा जाना है। तो बच्चे इस बर्तन के आयतन जो होगा वो इस बर्तन के आयतन के बराबर होगा। ये बेलनाकार है तो बेलनाकार का आयतन πr² होता है, और ये कौन सा है बच्चा? इसका आयतन 11,088 दिया है। तो मुझे नहीं पता कितने बर्तन डालने पड़ेंगे, मैंने मान लिया n बर्तन डालने पड़ेंगे। तो n बर्तन का जो आयतन होगा इस बर्तन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है।
अब बच्चे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 7 दी हुई है और एच की वैल्यू मेरे दोस्त 12 दी हुई है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, एक एक चीज आप लोगों के समझ में आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। क्या कहा है उसने? पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या जो है वो 4% बढ़ जाती है। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या जो है वो 4% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के दौरान जो है यह 3% जो है वो कम हो जाती है। कितनी परसेंट कम हो जाती है? यह 3% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या जो है वो 50,440 है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या क्या रही होगी, ये आप लोगों से बच्चा वो पूछना चाह रहा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए बच्चे क्या होगा। पहले साल में 4% बढ़ी और दूसरे साल के दौरान 3% जो है वो कम हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं निकालना चाहूं कि 2 साल में बच्चे क्या इफेक्ट आया, तो आप लोग 2 साल का इफेक्ट निकाल लीजिए रामबाण फॉर्मूले से बच्चे। पहले साल में कितनी बढ़ी है तो पॉजिटिव ले दीजिए और घटी है तो बच्चा नेगेटिव ले दीजिए। ठीक है, पहली साल 4% बढ़ी है और दूसरी साल 3% कम हो गई है, तो कम हुई है तो -3 ले दी। यहां पे +4 लीजिए, गुणा में -3 लीजिए, बटे में बच्चे 100 आ जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? अगर मैं यहां से देखूं तो 4 - 3 होगा। 4 तिया 12/100 का मतलब 0.12 होता है या नहीं? तो 4 में से 3.12 जाएगा तो 0.88 बचेगा। क्या बचेगा मेरे दोस्त? 0.88% बचेगा या नहीं भाई? 4 में से 3.12 गया तो 0.88% बचेगा या नहीं बचेगा? तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त? आप लोग ये कहेंगे कि 0.88% जो है 0.88% जो है वो जनसंख्या बढ़ चुकी है। ओवरऑल जो है वो 0.88 जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब उसने कहा क्या है? दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 50,440 थी। तो बच्चा इतनी परसेंटेज बढ़ी है, तो क्या 2 साल के अंत में जो जनसंख्या हो चुकी होगी वो 100.88% हो चुकी होगी, क्योंकि 100% तो शुरुआत में थी। अगर 0.88% 2 साल में बढ़ चुकी है तो क्या 2 साल बाद जनसंख्या 100.88% हो चुकी होगी? उसने कहा है भाई साहब 50,440 हो जाती है। तो बच्चे 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 50,440 बटे 100.88 होगी। तो बच्चे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके सामने आंसर हो जाएगा। आपके सामने दोस्त आंसर हो जाएगा। यहां से इसे जस्ट सॉल्व करने की जरूरत है, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका रेशो का भी हो सकता था। ये तो हमने इक्विवेलेंट से निकाला है, 0.88% की वृद्धि हुई है, तो 100% में 0.88% जोड़ देंगे तो 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो गई होगी। उसने कहा है 50,440 हो जाती है, तो 1% की वैल्यू ये भाग में आ जाएगा। तो शुरुआत में जनसंख्या हमने 100% मानी है, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी दोस्त। ये बात आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी होगी। मैं रेशो से भी बता दूंगा, रेशो से कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चे, रेशो से हम लोग कैसे करेंगे। ये तो इक्विवेलेंट वाला तरीका हो गया जो कि बेस्ट है। आप लोग रेशो से समझ लीजिए एक बार। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4% की फ्रैक्शन होती है दोस्त 1/25 होती है, और 3% की फ्रैक्शन होती है 3/100 होती है या नहीं? अगर पहले साल की जनसंख्या की बात करूं तो 25 से 1 बढ़ के 26 हो गई होगी, और दूसरे साल की जनसंख्या की बात करूं तो 100 से 3 घट के 97 हो गई होगी। काटापीटी करिए, 2 से काटिए 13 बार कटेगा, और 2 से काटिए बच्चा 50 बार कटेगा। अगर शुरुआत की जनसंख्या की बात करूं तो आप कहेंगे 25 गुणा 50 होगी, और अगर 2 साल बाद की जनसंख्या की बात करूं तो वो 13 गुणा 97 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत समस्या है इस बात में?
क्या कोई दिक्कत समस्या है इस बात में? लेकिन उसने 2 साल बाद जनसंख्या 50,440 दी है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू जो है उसने 50,440 दी है। तो आप लोग काटेंगे इसे, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39 होगा, कितना बचेगा? 40, 11 बचेगा, 114 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 होगा, 13 अट्ठे 104 होगा, 0 हो जाएगा। अगर 97 से काटेंगे तो बच्चा ये 4 बार कट जाएगा। 1 बराबर 40 हो गया, तो 25 पंजे 125, 1250 की वैल्यू 40 में करेंगे तो आपके सामने 50,000 आ जाएगा। तो ये भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये रेशो का तरीका है। दोबारा समझिए, 4% का मतलब 1/25 होता है, 3% का मतलब 3/100 होता है। पहले साल बढ़ी तो 25 से राशि 26 हो गई, 25 से जनसंख्या 26 हो गई, और 100 से 3% घटी तो 100 से 97 हो गई। क्रॉस में जो चीजें कट सकती हैं काट लो, 2 से काटा 13 बार, 2 से काटा 50 बार। आपने कहा वर्तमान में जनसंख्या 25 गुणा 50 होगा, 2 साल बाद जनसंख्या 13 गुणा 97 होगा। 2 साल बाद जनसंख्या 50,440 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू निकाली 40 आ गई, तो वर्तमान की जनसंख्या पूछिए, इसकी गुणा 40 में कर दो, सवाल के सामने आ जाएगा। ठीक है, बताइए भाई, इसका दिखाना, कमेंट दिखाओ, कोई बात नहीं, इसका दिखाओ बच्चे का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बताइए बच्चे। आप लोग देखोगे ना तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव आप लोगों को नजर आएंगे, और एक बार दोबारा कर लोगे तो दोस्त, आप दोबारा कर लोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आप थोड़ा सा यकीन करो, यकीन करो, ये सेट जो है आपके लिए खेल बन जाएगा, वास्तव में खेल बन जाएगा। जब आप पेपर में बैठोगे ना दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे ही हार्ड क्वेश्चन ले आऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं मतलब बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद पेपर के लेवल को, मतलब प्रैक्टिस सेट के लेवल को मेंटेन करके चलूंगा। आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। आजकल वो कैलकुलेशन हार्ड दे रहा है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को दोस्त 25 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों से कटने वाली संख्या 50 हो जाएगी। एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एचसीएम में अभी आप लोगों से पूछे गए हैं। उसने कहा यदि वे पहले बी से शुरू करके एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो पहले दिन बच्चे बी ने काम किया होगा, 2 काम किया होगा। दूसरे दिन ए ने काम किया होगा, 5 काम किया होगा। यानी 2 दिन का हिसाब किताब लगाऊं तो 7 काम होता है, और दिन कितने लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। ठीक है, 7 से कटने वाली संख्या 49 होती है, तो 7 की गुणा कर दीजिए, 49 काम हो चुका होगा। दिन कितने लगे होंगे मेरे दोस्त? 14 दिन का समय लगा होगा। यानी 49 काम निबट चुका है और 14 दिन पूरे हो चुके हैं। नंबर जो आया होगा वो बी का आया होगा। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है और मुझे केवल 1 काम कराना है, क्योंकि टोटल तो 50 काम था, 49 तो हो चुका है, केवल 1 काम कराना है, केवल 1 काम। 1 काम जो है बी आधे दिन में कर देगा। अगर पूरे दिन में 2 काम करता है तो सवाल का जवाब जो है टोटल काम जो है 14.5 दिन में निबट जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुरुआत अगर ए करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में शुरुआत बी से करा दी, सवाल का जवाब जो है वो 14.5 दिन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और आज के बाद बच्चा इस क्वेश्चन को याद रखना। अलजेब्रा में दबा के वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, अलजेब्रा में दबा के वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत शानदार जानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर देंगे। बस क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, दिक्कत का विषय वो नहीं है, दिक्कत का विषय है कि क्वेश्चन हुआ भी नहीं और समझा भी नहीं। इसलिए समझना ध्यान से, मैं समझाता हूं कैसे करना है। उसने कहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है, और एक्स बराबर वाई नहीं है, और जस्ट उसने वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछा है। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो काम बन सकता है। दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। आपने इन दोनों को जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछना चाह रहा है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
17x और 1x 18x हो जाएगा, और y और 17y जो है 18y हो जाएगा। आपने क्या किया मेरे दोस्त, इन दोनों में से जो है 18 कॉमन ले लिया। आपने क्या किया, जस्ट इन दोनों में से 18 कॉमन ले लिया, तो यहां पे x प्लस वाई हो गया या नहीं। अब समस्या ये उठ खड़ी हुई कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं वहां रखता हूं तो इस x प्लस वाई को कहां लेके जाऊं। इस x प्लस वाई की तो वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो दोस्त आपको हमेशा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक बार चीजों को जोड़ना है, एक बार चीजों को घटाना है। इसमें से ये घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। 17x में से x जाएगा तो 16x बचेगा मेरे दोस्त, और y में से 17y जाएगा तो माइनस का 16y बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। यहां से 16 कॉमन ले देंगे दोस्त, ये x माइनस वाई बच जाएगा। x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, तो क्या आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ गई। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ चुकी है, x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ चुकी है, तो 16 128 को 8 हासिल 12, 16 एकम 16 और 12, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 288 आ चुकी है। हो गया क्वेश्चन, हो गया मेरे क्वेश्चन दोस्त। इसकी वैल्यू 288 हो गई, और एक 289 का वर्गमूल आप लोग मुझे बता दीजिए कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे भाई साहब 17 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे, 17 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जो एक शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता था बच्चे, वो शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, करंट में पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को बच्चा सन 70 में नहीं जीना है, सन 70 में जीना नहीं जीना है। नए जरूर हैं, लेकिन काम वो करेंगे आपके लिए। वास्तव में यकीन मानना कि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम लोग बोलेंगे, है ना, रिजल्ट के बाद हम लोग बताएंगे कि हम लोगों का रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है, पहले और लोगों को बोलने का मौका देते हैं। आप में से कुछ बच्चों को बोलने का मौका देते हैं जिन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट के बाद हम लोग बोलेंगे कि वास्तव में हम लोगों ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, मेहनत करने का काम है बच्चे, मेहनत करेंगे, मन से मेहनत करेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में बता चुका हूं। ये चीज जो है मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में बता चुका हूं। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है क्या इन दोनों का मैसेज जो है वो 4 होगा। मैंने बताया होगा, एक चीज बताई होगी कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है और n एक विषम संख्या है, n एक ओड नंबर है, n एक ओड नंबर है मेरे दोस्त, तो वो संख्या हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी से डिवाइड होगी। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को यह बताया होगा कि अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n है और n एक सम संख्या है या n एक इवन नंबर है, तो दोस्त वो a माइनस बी से भी डिवाइड होता है, वो a प्लस बी से भी डिवाइड होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। तीसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई होगी कि अगर a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और n एक बच्चे n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है या ओड नंबर है, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। क्या ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं बहुत अच्छे से। बस हो गया क्वेश्चन, समझिए। यहां देखिए बच्चा 3 की पावर, a की पावर बच्चे आप लोगों को सम दी हुई है, a की पावर सम, इसकी भी पावर 2002 लिख दीजिए। तो जब a की पावर सम होती है, b की पावर सम होती है, तो ये हमेशा a माइनस बी कितना होगा, 2 होगा। a प्लस बी 4, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। ठीक है, ये वाली संख्या जो है ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। अगर यहां देखो बच्चे, अगर बीच में प्लस दिया हुआ है और a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक सम संख्या आप लोगों को दी हुई है, n एक सम संख्या है, तो इसे आप लोग कैसे करेंगे, इसे आप लोग करेंगे क्या, इसे आप लोग 9 की पावर, देखो इसे खोल कैसे सकते हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उसकी भी पावर 1001 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1001 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब 1001 होगा,
यहाँ पे a की पावर 1001 होगा। जब बच्चे a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक विषम संख्या होती है तो हमेशा a प्लस b से कटता है। तो क्या ये संख्या जो है वो 10 से डिवाइड हो रही होगी? ये संख्या जो है ये 2 और 4 से डिवाइड होती है। ये संख्या जो है ये 10 से डिवाइड होती है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया बच्चे? क्या दोनों संख्या 2 से डिवाइड होंगी? तो 4 तो इसका HCF नहीं होगा, 4 तो इसका HCF नहीं होगा, तो ये तो इसका जवाब नहीं होगा। ये तो बच्चा इसका जवाब नहीं होगा बच्चे। ठीक है, यहां आ जाइए। ये जो है ये किससे डिवाइड होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। 4 की पावर 84 माइनस 1 हो गया, a की पावर n माइनस b की पावर n आप लोगों को दिया हुआ है, और n एक विषम सम संख्या दी हुई है तो ये हमेशा 3 से भी कटेगा और 4 और 1 5 से भी कटेगा। तो उसने कहा 5 से कटता है तो ओनली सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ओनली सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो संख्या है ये 3 से भी कटेगी। इस वाले को देखो, इस वाले रूल को, इस वाले को रूल को, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n एक इवन नंबर है, a की पावर n माइनस b की पावर n और n एक इवन नंबर है, तो ये हमेशा a माइनस b से कटता है और ये a प्लस b से कटता है। 4 में से 1 गया 3 से भी कटेगा, 4 और 1 5 से भी कटेगा। तो क्वेश्चन का जवाब जो है ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में शायद आप लोगों को शुरुआत में डर जरूर लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है ना हम लोग चैप्टर के बाद, वैसे तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल की क्लास में जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दे देता हूं। देखिए बच्चे, अगर मैं आप लोगों ने सुना होगा, अगर कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग याद रखते हैं। तो जब भी साइन थीटा हम लोगों को दिया हुआ होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है मेरे दोस्त? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। अगर मैंने एक बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक क्या बनाया? राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। कोण कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे कोण जो है वो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। हाइपोटेनस कितना है? 5 है। ट्रिपलेट आप लोगों को पता होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह बच्चे इसका बनाइए आप लोग एक त्रिभुज। आपने एक त्रिभुज बनाया, बहुत बढ़िया। ये क्या एंगल दिया हुआ है? तो आपने कहा बच्चे ये अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। हाइपोटेनस कितना है? 13 है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। क्या सब कुछ आप लोग लिख चुके हो? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपसे कहा है tan 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा इन क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहता है। जब मैं कराऊंगा, जो बच्चे पहले कर चुके हैं वो समझ लीजिए। जिन बच्चों ने अभी ये चैप्टर एक भी बार नहीं किया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए, बस 1 मिनट के लिए शांति बना लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके मतलब के क्वेश्चन है। लेकिन जो लोग कर चुके हैं, मुझे एक बार पेपर ऐसा लेके आना था जैसा पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा वेट करिए। अगर मैं tan 2 अल्फा की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या बच्चे मैं लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा देखो यहां पे देखना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं बच्चे? ध्यान से सुनिए। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा। और आप लोगों को एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में दोस्त 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब समझिए यहां पे अगर tan a प्लस tan b है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? tan a मतलब tan अल्फा प्लस बीटा, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, tan अल्फा माइनस बीटा tan b हो गया मेरे दोस्त।
आगे क्या लिखा हुआ है नीचे, 1 माइनस टेन ए कितना है, टेन अल्फा प्लस बीटा है, और टेन बी कितना है दोस्त, टेन अल्फा माइनस बीटा है। क्या यही फॉर्मूला है? बस इसके बाद आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद दोस्त आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 4/3 हो जाएगी। उसने कहा टेन अल्फा माइनस बीटा, यानी इस वाले त्रिभुज से निकालना है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 है और बेस है 12, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, 5/12 हो जाएगा। 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा जो कि 4/3 था, और टेन अल्फा माइनस बीटा जो कि 5/12 था। बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको आप लोगों को दोस्त सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने बच्चा ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है। नहीं तो अगर जिन लोगों ने की होगी ना, तो उन लोगों को ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगी। बस इस स्टेप से वो डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? उनको ये सारी चीज लिखने की जरूरत होगी, ना उनको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत होगी। ये 2 स्टेप जो हैं केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। बाकी ये 3 स्टेप में जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये उन लोगों को जिन लोगों ने इस चैप्टर को आज से पहले नहीं पढ़ा है, दोस्त बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से उन क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा होगा जो आपके क्लास में चैप्टर हो चुके हैं, चाहे वो अर्थमेटिक की बात हो, चाहे वो एडवांस की बात हो। कल से उन क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा होगा जो आपने क्लास में कर लिए हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है तो दोस्त ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कल से आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, और देखने को मिलेंगे तो दोस्त बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 18। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 समझिएगा। 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। बच्चा ये वृत्त एक ये बना लिया है मैंने, और एक वृत्त ऐसा बना लिया है जो इसको अंदर से छूता है। ठीक है, एक की त्रिज्या 4 है, दूसरे की त्रिज्या 6 है। तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एक दोनों के दोनों सेंटर जो हैं वो अंदर ही दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो 4 दी हुई है और इसकी त्रिज्या 6 है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसने कहा है बाहरी वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतः वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। जीवा जो वो होती है बच्चे जो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करती है। तो ये बाहरी वृत्त की तो बच्चे जीवा हो गई, और अंदर वाले वृत्त की ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा है कि बच्चे उसने अंतर्वृत्त की स्पर्श रेखा वह की लंबाई क्या है, यानी वो इसकी लेंथ आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से ये पूरी लंबाई कितनी थी, ये पूरी लंबाई बच्चे 6 दी हुई है, और ये कितनी है 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके सामने, ये जो है बच्चे ये 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और ये क्या है, ये बच्चा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है। ये क्या दी हुई है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है, उसमें कर्ण की वैल्यू जो है वो 6 दी गई है और ये वैल्यू जो है वो 2 दी गई है, तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, यानी √32 जो है वो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। √32 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये 4√2 निकल के आ जाएगी। यानी ये वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त, ये 4√2 निकल के आ चुकी है। तो जितनी ये वाली वैल्यू होती है उतनी ही ये वाली वैल्यू होती है, जितनी ये वाली वैल्यू होती है मेरे दोस्त उतनी ही ये वाली वैल्यू होती है। तो अगर ये 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगी। तो बच्चे टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी इस जीवा की, 8√2 हो जाएगी।
टोटल जीवा की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए दोस्त, सरलीकरण का ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सरलीकरण का दोस्त क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 20 क्वेश्चन करेंगे और बाकी कल जो लेके आऊंगा बच्चे वो थोड़ा सा हम लोग चैप्टर वाइज की तरफ मूव करेंगे। फटाफट से मुझे बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आराम से पढ़ेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को, आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोर्डमास का नियम ऑफ को सॉल्व करना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे। डिवाइड बाई 16 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे आप देखेंगे तो 32 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा और यहां पे 2 को भाग देंगे किससे, 32 से हम लोग भाग देंगे, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। नीचे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा, 5/6 और ऑफ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ऑफ ही सॉल्व करना होगा। तो 5 दूनी 10, 6 तिया 18, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 10/18 हो जाएगा, 10/18 हो जाए। अच्छा एक बात मुझे एक चीज बताओगे कि इसमें ऑफ को सॉल्व करूं या ब्रैकेट को सॉल्व करूं, इसमें ऑफ को सॉल्व करूं या ब्रैकेट को सॉल्व करूं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम मुझे बताइए कितना होगा, 3 4 6 का एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। यहां से देखिए 3 चौक 12, 4 एकम 4 होगा, माइनस का 4 तिया 12, 3 एकम 3 होगा और 6 दूनी 12, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या लिखा हुआ है दोस्त, 2/3 लिखा हुआ है, यहां ऑफ लिखा हुआ है और यहां 5/6 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां देखूं तो 32 चौक 128 होता है, 32 तिया 96 होता है। यहां देखेंगे 60 और 3 63, 63 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 63 में से 4 गए तो 59 बचेगा। क्या ये यहां पे 59 निकल के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये जो है मेरे दोस्त, ये 59 निकल के आ चुका है आप लोगों के सामने। मेरी बात समझना, आपने क्या किया, 32 से इसे काट दिया 3 बार, यहां 32 से काटा 4 बार, 4 दूनी 8 हो गया। आपने देखा 60 और 3 कितना हो गया, 63 हो गया और 63 में बच्चे 8 जाएगा। अच्छा 63 में से 8 जाना है तो ये कितना बचेगा, 55 बचेगा, 55 बचेगा दोस्त, 55 बच जाएगा और 55 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, 55 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लोगों ने देखा तो 5/6 आया, ऑफ का बच्चे 2/3 आया और यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा 4 में से माइनस का 1/12, माइनस का 1/12 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे 3 और 2 5, 4 में से 5 गया, माइनस का 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएंगे दोस्त, ये 55 आ चुका है, यहां पे 5/6 आ चुका है, इसकी गुणा करेंगे तो ऑफ लगाएंगे मेरे दोस्त, -2/36 हो जाएगा और -2/36 का मतलब माइनस का 1/18 होता है। क्या होता है दोस्त, माइनस का 1/18 होता है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से देखिए, ये 55 हो चुका है, 5/6 हो चुका है, ऑफ का मतलब गुणा होता है तो ये 5 हो जाएगा और 18 छिक्का 108 होते हैं। क्या हमने ठीक किया है ये, या गड़बड़ कर दी कुछ, एक बार मुझे इससे बताइए, क्या हम लोगों ने यहां पे गड़बड़ कर दी है दोस्त। अच्छा ये हो जाएगा 55 और मेरे दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को देखो, यहां से देखो 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, ये माइनस का 18 हो जाएगा, 11/, बच्चे क्या आंसर गड़बड़ आ रहा है इस क्वेश्चन का। ऊपर का तो आंसर आएगा 55 अपना, ऊपर का आंसर आएगा 55 और नीचे का आंसर आ जाएगा 5/6, 5/6 ऑफ 2/3 और यहां सॉल्व होके आएगा माइनस का 1/12, माइनस का 1/12 आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, 55 हो गया अपॉन में, यहां देखेंगे 2 तिया 6 होगा तो 5/9 हो जाएगा,
5/9 इंटू में माइनस का 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब भी गड़बड़ आएगा बच्चे, तो आंसर शायद आंसर ही इसका गलत दे रखा है, आंसर ही इसका गलत दे रखा है। तो एक बार देख लेना बच्चे, शायद इसका आंसर ही गलत दे रखा है, ये रिव्यू में डाल दीजिए, आंसर ही शायद इसका गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगा। ये दोस्त आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगा। टोटल मुझे 20 क्वेश्चन आज आप लोगों को कराने थे दोस्त। ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग ऑप्शन वाइज चैप्टर वाइज जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चीज़ें आप लोगों की भी पकड़ से बाहर जा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है आप लोगों की सिलेबस में अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर आपके अर्थमेटिक मैथ में हो चुके हैं, जो चैप्टर आपके एडवांस मैथ में हो चुके हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कल लेके आऊँ। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कल लेके आऊं मेरे दोस्त। तो कल जो है हम कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर वाइज मिले, बाद के 5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग मिक्स क्वेश्चन डाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, एक बार डाल देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से बच्चे कल हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।